तो लास्ट में अपना हाड़ौती स्टार्ट किया था अपन ने। तो हाड़ौती वाले पार्ट में आपको बताया था कि हाड़ौती को स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और हाड़ौती में दो मेन पार्ट कौन कौन से हैं? तो एक तो हाड़ौती के सदन वाला दक्कन लावा प्लेट्यू, दक्कन लावा पठार, जबकि सेकेंड पार्ट आता है इसमें विंध्यन स्कारप्लैंड या विंध्यन कगार। और डायग्राम में अपन ने ये इंडिकेट किया था हाड़ौती के सदन में, और ये था हाड़ौती के लगभग साउथ और ईस्टर्न पार्ट में, हाड़ौती के दक्षिण और पूर्व की तरफ। तो अब इसमें जो डायग्राम अपन ने बनाया था हाड़ौती वाला, उसमें यह तो हाड़ौती रीजन जिसको हम आगे सब डिवीजन पार्ट में डिवाइड करेंगे, यह यहां से लेकर राजस्थान के पूर्वी भाग की ओर यह था विंध्यन स्कारप्लैंड। हाड़ौती के सदन वाला पार्ट ये वाला जो हिस्सा था यह था इसका दक्कन लावा प्लेट्यू, और बचा हुआ हिस्सा यह अरावली। और हाड़ौती और अरावली के बीच में ये क्रैकिंग अपन ने एक जो भ्रंश या फॉल्ट अपन ने देखा था, इसको नाम दिया था जीबीएफ, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान सीमांत भ्रंश। ग्रेट यानी महान, बाउंड्री यानी सीमा या सीमांत, फॉल्ट यानी भ्रंश। तो ये जो महान सीमांत भ्रंश ये क्या है? तो एग्जाम में अगर बाई चांस ये आ जाए, जैसे आरएस मेंस में आ गया जीबीएफ, तो जीबीएफ क्या है? तो इट्स ए फॉल्ट, ये एक भ्रंश है। ये क्या है? कि फॉल्ट या भ्रंश है विच इज लोकेटेड बिटवीन अरावली एंड हाड़ौती, जो अरावली और हाड़ौती के बीच में। इसका मीनिंग है मैदानी भाग में वैसे, और मैदानी भाग में नदियों के सेडिमेंट्स के द्वारा इसको लगभग कवर किया जा चुका है। तो देखने पे आप जाओगे तो वहां आपको भ्रंश या गैप नहीं दिखाई देगा, वो लगभग रिवर सेडिमेंट्स उसके अंदर जमा हो चुके हैं। सिर्फ एक बूंदी में एक जगह आती है सातुर बूंदी, तो उस एरिया में ये थोड़ा सा गैप या फॉल्ट आपको दिखाई देता है, जो कि अपने अभी जीएसआई डिपार्टमेंट ने राजस्थान में 12 जियो हेरिटेज साइट घोषित की थी। उसी में एक जियो हेरिटेज साइट जिसको अभी वापस हाईलाइट किया गया है, रामगढ़ क्रेटर, जो इन दिनों चर्चाओं में रही है ना। तो ऐसे 12 साइट घोषित हैं जिसमें जीबीएफ भी घोषित किया हुआ है, और उसमें बूंदी के सातुर वाले एरिया को घोषित किया हुआ है, बूंदी सातुर। तो इसमें और भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि इस साइड में चित्तौड़, भीलवाड़ा, कुछ भाग कोटा, बूंदी। तो एक तो ये बीबीसी वाले डिस्ट्रिक्ट बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़, फिर पार्शियल पार्ट एक आंशिक हिस्सा कोटा से भी गुजरता है, फिर आगे डांग वाला एरिया, सवाई माधोपुर, करौली डिस्ट्रिक्ट, और राजस्थान के पूर्वी जिला धौलपुर से होते हुए आगे यूपी की ओर चली जाती है। तो इसका मीनिंग ये जो फॉल्ट है ये मुख्यतः राजस्थान में सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश अरावली और उसके बाद में बने हुए हाड़ौती यानी हमारे पर्वत और हमारे पठार के बीच में है। तो सबसे पहले तो अपने को इस जीबीएफ के बारे में लिखना है, क्योंकि जीबीएफ प्रॉपर हाड़ौती का पार्ट नहीं है, सिर्फ एक फॉल्ट या भ्रंश है जो अरावली और हाड़ौती दोनों को अलग करता है। तो कल ये जो डायग्राम बनाया था उसमें इंडिकेट किया था अपन ने जीबीएफ, तो पहले ये नोट के अंदर जीबीएफ, महान सीमांत भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। इसमें लिखेगा इट्स ए फॉल्ट, यह एक भ्रंश है। जीबीएफ शॉर्ट में आता है ज्यादातर, कई बार एग्जाम में आता तभी है, या कई बार स्टेटमेंट ही लिखा हुआ आता है कि राजस्थान में अरावली और हाड़ौती के मध्य स्थित है जीबीएफ, तब तो स्टेटमेंट ठीक होता है। लेकिन वो जीबीएफ नहीं देते, कई बार स्टेटमेंट में क्या लिख देते हैं, एमबीएफ, कि मेन बाउंड्री फॉल्ट जो राजस्थान में अरावली और हाड़ौती दोनों के मध्य स्थित है। तो इसका मीनिंग स्टेटमेंट गलत है। एमबीएफ होता है अपने शिवालिक और जो मुख्यतः लघु हिमालय है, प्लेन एरियाज के बीच में तो है एचएफएफ, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। हिमालय के सामने जो भ्रंश है वो एचएफएफ, हिमालय फ्रंट फॉल्ट, यानी जो कल जो मैंने बताए थे उसमें शामिल नहीं था वो। मैंने सिर्फ ट्रांस मेजर हिमालय, लेजर हिमालय, शिवालिक हिमालय,
तो इन तीन हिमालयों के बीच में जो बीच वाला ये तो है एमसीटी। इन तीनों में जो सबसे लास्ट में है वो है मेन बाउंड्री फॉल्ट। और ये ऊपर वाला है ये रिवर्स के अकॉर्डिंग है, सिंधु सांगपो सच्चर जोन। तो सिंधु इंडस सांगपो भी आई से स्टार्ट, सॉरी सांगपो टी से स्टार्ट होती है, आई टी एस जेड। तो कई बार तो ये लगता है कि आई टी एस जेड ये गलत लिख दिया, आई टी सी जेड होना चाहिए, तो आई टी सी जेड अलग होता है और ये आई टी एस जेड है। आई टी सी जेड तो कहाँ होता है, इक्वेटर लाइन पे भूमध्य रेखा पर। अब हिमालय यहाँ शिवालिक पे समाप्त होता है। शिवालिक के सामने ये है, ये भारत का उत्तर विशाल मैदान। तो उत्तर विशाल मैदान वाला पार्ट ये एक अलग फिजिकल डिवीजन। तो हिमालय के सामने वाला हिस्सा अगर उधर खड़े खड़े होके देखोगे तो ये सामने वाला हिस्सा है। तो सामने वाले को कहते हैं हिमालय फ्रंट, फ्रंट के सामने फॉल्ट। तो हिमालय फ्रंट फॉल्ट यानी एच एफ एफ। और उसके बाद में अपने इधर जो अरावली और विंध्यन वाला जो पार्ट है उसमें जो ब्रांच है वो ये जेबीएफ। तो जेबीएफ इसमें नीचे, उसके ऊपर एच एफ एफ, उसके बाद में एम बी एफ, बाद में एम सी टी, उसके बाद में आई टी एस जेड, या जिसको शॉर्ट में याद करने के लिए अपन नॉर्मली रोमन मीनिंग ट्रिपल एस जेड भी याद कर लेते हैं, सिंधु सांगपो सच्चर जोन, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना उसके अकॉर्डिंग। बाकी इसको सिंधु को अपन वर्ड क्या लेते हैं, इंडस। सांगपो स्टार्ट होता है जो मुख्यतः तिब्बत, और इस साइड में आप आगे तिब्बत से लेके जापान तक जाओगे तो उसमें टी साइलेंट होता है, जैसे सुनामी। तो सुनामी में प्रोनाउंसिएशन टी का नहीं किया जाता, सिर्फ सू का किया जाता। सू यानी सागर, नामी मीन्स वेव्स या लहरें। तो सागर के अंदर जो लहरें उठती हैं उनको क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है, या सागरीय लहरें कहा जाता है। तो ये एक भ्रंश है जो अरावली एवं हाड़ौती के मध्य स्थित है, विच इज लाइज बिटवीन अरावली एंड हाड़ौती। ये एक भ्रंश है जो अरावली एवं हाड़ौती के मध्य स्थित, विच इज लाइज बिटवीन अरावली एंड हाड़ौती। पे लाइन चेंज करिए, नेक्स्ट लाइन में लिखिए राजस्थान में इसका विस्तार, जीबीएफ एक्सटेंट इन राजस्थान। जीबीएफ एक्सटेंट इन राजस्थान, और जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में वो राजस्थान में वो जिले लिखो। राजस्थान में जीबीएफ का विस्तार तो एक तो बीबीसी वाले हैं बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़, कोटा। बी बूंदी, अगेन बी भीलवाड़ा, फिर भीलवाड़ा के जस्ट नीचे कौन सा है, चित्तौड़। फिर इनके साथ जो चंबल बेसिन वाले हैं कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, और राजस्थान के मोस्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट को भी लिख देना लास्ट में, धौलपुर। ये आरएस प्रीलिम्स 2013 में पूछा हुआ भी है कि राजस्थान में जेबीएफ कहाँ पे है, तो उस समय इनमें से ऑप्शन सिर्फ दो ही थे, एक तो बूंदी और एक सवाई माधोपुर। तो इन 6-7 जिलों में से कोई भी आंसर में दिया जा सकता है। अभी 1-2 महीने पहले अधीनस्थ बोर्ड का एक एग्जाम दिया गया था। उस एग्जाम में था कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी और भीलवाड़ा। अब एग्जामिनर ने पूछ रखा था कि इन जिलों में से किस में जीबीएफ नहीं है, और आंसर क्या दिया हुआ था, भीलवाड़ा। ये आंसर गलत माना गया है। आपने जो जीएसआई डिपार्टमेंट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके ऊपर एक पूरी रिसर्च रिपोर्ट है, लगभग 200-250 पेज की है। उसको अगर पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपने भीलवाड़ा भी मेंशन है। राजस्थान ज्योग्राफी की ऑथेंटिक बुक्स हैं उसमें भी भीलवाड़ा मेंशन है। ये शायद किसी गाइड वाइड में से उठाया हुआ है जिसमें भीलवाड़ा ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो इसका मैंने उन्होंने निकटतम भीलवाड़ा को आंसर मान लिया, जबकि भीलवाड़ा आंसर नहीं होगा। भीलवाड़ा वो जिला है जो इसके अंदर जीबीएफ में शामिल है, क्योंकि जीबीएफ वाला जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं ऊपरमाल वाले पठार के आसपास से है। तो ऊपरमाल वाले पठार में इधर वाला चित्तौड़, उसके बाद में ऊपर भीलवाड़ा से होता हुआ ये पार्सियली कोटा को क्रॉस करके बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, सॉरी करौली, धौलपुर, और फिर बाद में यूपी की तरफ है कंटिन्यूस। फिर जेबीएफ के ऊपर ये एक अप्लाइड क्वेश्चन है, जेबीएफ के ऊपर।
ये हाड़ौती के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया आपको, यानी डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया, तो एग्जाम में अपने जो डायग्राम बनाया वो डायग्राम अपने को ध्यान होना चाहिए। इसमें आंसर क्या होगा? ए आंसर, ए आंसर, बी आंसर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जेबीएफ कहाँ स्थित है? हाड़ौती के उत्तर पश्चिम में, हाड़ौती के उत्तर पूर्व में, हाड़ौती के दक्षिण पश्चिम में, हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में। ए आंसर, बी आंसर, बी आंसर, बी, सी आंसर और डी आंसर। डी कैसे पॉसिबल है? चलो एक डायग्राम तो बना सकते हो ना, एग्जाम में याद है? ये हाड़ौती अपना, ये नीचे दक्कन लावा पठार, इस साइड में ये वाला पार्ट विंध्यन, ये अरावली बताया था मैंने, और अरावली और हाड़ौती दोनों के बीच में बताया था ये फॉल्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया और हाड़ौती के उत्तर से इस साइड में निकल जाएगा। अब हाड़ौती को डिवाइड कर लो, अब टारगेट हाड़ौती को किया है ना, तो हाड़ौती को टारगेट करो, हाड़ौती का ये उत्तर पश्चिम, ये हाड़ौती का उत्तर पूर्व, क्या ये पूर्व की ओर आ रहा है क्या नीचे की ओर? ये नॉर्थ की ओर निकल जा रहा है, सिर्फ ये थोड़ा सा नीचे हो जाता तो ईस्ट हो जाता फिर, तो इसका मीनिंग हाड़ौती का नॉर्थ ईस्ट नहीं है, इसमें सिर्फ नॉर्थ है और फिर वेस्ट है, पश्चिम है ना, इसमें साउथ वेस्ट होगा ना साउथ ईस्ट होगा। इसका मीनिंग हाड़ौती के अकॉर्डिंग अगर इसको देखा जाए तो यहां से चित्तौड़ भीलवाड़ा, हाड़ौती का वेस्टर्न पार्ट कवर करते हुए, और हाड़ौती के कौन से डायरेक्शन को कवर करेगा? सिर्फ नदन को, फिर ये ईस्टर्न की तरफ नहीं आएगा। सदन में, इस साइड में अगर सदन में मुड़ जाता हल्का सा तो ईस्टर्न भी होता है इसमें, तो इसमें आंसर क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट ऑफ हाड़ौती, ये आंसर। अब ये जरूरी नहीं है हाड़ौती के अकॉर्डिंग पूछा जाए, अब ये क्वेश्चन अरावली के अकॉर्डिंग दिया जाए। ईस्टर्न ऑफ अरावली, सदर्न ऑफ अरावली, नदन ऑफ अरावली और वेस्टर्न ऑफ अरावली। मीनिंग है अरावली के पूर्व में, अरावली के दक्षिण में, अरावली के उत्तर में, अरावली के पश्चिम में। तो अरावली है, उसको डिवाइड करके चार डायरेक्शन, ये अरावली का नॉर्थ, क्या ये इस साइड में है? क्या अरावली के पश्चिम में है? क्या अरावली के सदर्न में है? क्या अरावली के ईस्ट में है? बिल्कुल सही, तो आंसर क्या रहेगा? ये वाला। मीनिंग ये एग्जाम में अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, लिखवाए नहीं जाते एग्जाम में, वहां अपने को समझ में आना चाहिए कि क्या डायरेक्शन ठीक होगी, क्योंकि आपको डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी याद है, मैप अपना ऑलरेडी बना हुआ है, तो उन डिस्ट्रिक्ट को अगर मैप में इंडिकेट करोगे और अरावली से डिवाइड करोगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। तो इसका मीनिंग ये वो क्वेश्चन होते हैं जो नोट्स में मेंशन नहीं होते, जो अपने को एग्जाम हॉल से निकल के वो बातें करने के लिए चाहिए ना कि नोट्सों से नहीं आया पेपर, ये वो क्वेश्चन है। होता नोट से ही है लेकिन दिखता नहीं है ये। डेविल क्वेश्चंस, भूतिया क्वेश्चन। अब ये वाला जो पार्ट है हाड़ौती के जस्ट नीचे वाला, तो कल मैंने आपको दो डिवीजन, जो मेन डिवीजन डिवाइड करवाए थे ना, उसमें एक डेक्कन लावा प्लेट्यू, दक्कन लावा पठार और दूसरा विंध्यन, उसमें ए हेडिंग में लीजिएगा दक्कन लावा पठार। ये अपना हाड़ौती वाला पोर्शन, इसके सदन वाला पार्ट जो आगे जाके मध्य प्रदेश में क्या कहलाता है? मालवा। अब इस मालवा का एक पोर्शन तो ये है जो प्रतापगढ़ और झालावाड़ इन दोनों में फैला हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? मालव रीजन, मालव प्रदेश, जो कि अपना पहले कवर किया हुआ भी है। इसके जस्ट ऊपर वाला जो भीलवाड़ा से लेके चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ तक फैला हुआ है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपरमाल। तो ये अपने मालव रीजन और ऊपरमाल है,
इन दोनों को मिला के अपन राजस्थान में क्या बोलते हैं, हाड़ौती के दक्षिण वाला पठार बोलते हैं दक्कन लावा पठार। तो दक्कन लावा पठार एक तो देखते हैं अपने ये समझ में आ रहा है कि ये हाड़ौती के दक्षिण में स्थित है, और इस शब्द से भी इंडिकेट हो रहा है दक्कन, दक्कन यानी सदन में। तो पहला पॉइंट तो अपने को यही लिखना होता है कि ये हाड़ौती के दक्षिण में स्थित है, विच इज एक्सटेंट इन प्रतापगढ़ झालावाड़, किसके रूप में, मालव रीजन, एंड भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ ऊपरमाल। इसका मीनिंग है 4 डिस्ट्रिक्ट में, 2 में ये ऊपरमाल के नाम से ऊपर वाले हिस्से में, और एक इन 2 में जो मालवा का विस्तार है मुख्यतः वो मालव रीजन के नाम से। तो इन चारों डिस्ट्रिक्ट या इन 2 फिजिकल डिविजन्स को मिला के बोलते हैं दक्कन लावा पठार। तो दक्कन लावा पठार में लिखिएगा यह हाड़ौती के दक्षिण में स्थित है। दक्कन लावा प्लेट्यू इज सिचुएटेड या लोकेटेड, Deccan lava plateau is located to the south of हाड़ौती। यह है हाड़ौती के दक्षिण में स्थित। निर्माण तो जब अपन ने ऑलरेडी हाड़ौती में लिख दिया ना कि बेसाल्ट लावे से हुआ, तो इसका मीनिंग ये स्ट्रक्चर भी किससे बना है, बेसाल्ट लावे से ही बना है। तो ये तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, जहां पे चेंजेस होगा वहां लिखेंगे फिर। तो इसका मीनिंग जो इंडिया के जितने भी प्लेट्यूज हैं उसमें मुख्य योगदान किसका है, जो पठारी भाग पर्वतों के अंदर नहीं होने चाहिए। जैसे अरावली के अंदर अगर कोई प्लेट्यू है तो अरावली किससे बनी है, उससे बने होंगे। जैसे कि आबू का पठार किससे बना है, तो अरावली ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है, मूल चट्टानों से, आग्नेय चट्टानों से, धारवाड़ रॉक्स की चट्टानों से। तो इसका मीनिंग है कि जो माउंट आबू या सिरोही का जो ब्लॉक या पठार है वो किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट चट्टान धारवाड़ चट्टानों से बना हुआ है, इग्निस रॉक से बना हुआ है। यानी उसमें मूल चट्टानें होती हैं, ग्रेनाइट मेन रॉक्स होती, एक दिन बताया था ना आपको। तो दक्कन पठार है ये हाड़ौती के दक्षिण में स्थित है। तो डायरेक्शन पूछा जाए तो ये हाड़ौती के दक्षिण में ठीक होगा। फिर नेक्स्ट लाइन में इसमें एक्सटेंशन या विस्तार लिखेगा। विस्तार में इसमें 2 पार्ट आपको लेने हैं, एक तो लेना है ऊपरमाल और एक दूसरा कौन सा लेना है, मालव रीजन या मालव प्रदेश। तो ऊपरमाल में तो क्या लिखना है, ध्यान है, बिजोलिया ब्रैकेट में भीलवाड़ा एवं भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ के आगे ब्रैकेट में लिख देना चित्तौड़गढ़। ऊपरमाल बिजोलिया भीलवाड़ा से, या बिजोलिया भीलवाड़ा एवं भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ के आगे ब्रैकेट में चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित। तो इसका विस्तार एक तो ऊपरमाल वाले क्षेत्र के रूप में भीलवाड़ा से बिजोलिया के बीच में, दूसरा पार्ट इसका मालव रीजन के रूप में किसके बीच में, प्रतापगढ़ और झालावाड़, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ में स्थित। तो मालव रीजन में लिख दीजिएगा लोकेटेड इन प्रतापगढ़ एंड झालावाड़। तो इसका मीनिंग इसके विस्तार के लिए हम डायरेक्ट 4 जिलों के नाम भी लिख सकते हैं, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ एंड झालावाड़। या इन 2 रीजन में याद रखो क्योंकि ये पहले पढ़े हुए हैं तो उनसे जल्दी याद होगा। ऊपरमाल, तो ऊपरमाल यानी जो मालवा के ऊपर वाला हिस्सा है, यानी भीलवाड़ा और चित्तौड़। और फिर दूसरा पार्ट वो मालव जहां मालवा का अधिक विस्तार है, प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो इन शब्दों को ध्यान रखो, ऊपरमाल और मालव रीजन में इसका विस्तार है। तो ये पार्ट तो अपना कंप्लीट हो गया, पहले वाला हाड़ौती के नीचे वाला दक्कन लावा पठार। अब यहाँ साइड से जो ये माउंटेन आती है मालवा के नीचे से, कौन सी है, विंध्यन। और उस विंध्यन की जो चट्टानें जो हाड़ौती के टच में, इनको नाम क्या दिया जाता है, विंध्यन कगार, विंध्यन स्कारपलैंड। तो अब सेकेंड हेडिंग आपका बी पॉइंट विंध्यन स्कारपलैंड। ये तो कंप्लीट हो गया दक्कन लावा पठार। अब हाड़ौती के जो मुख्यतः सदर्न और ईस्टर्न पार्ट की तरफ जो तरफ है वह है विंध्यन स्कारपलैंड, विंध्यन कगार। विंध्यन स्कारपलैंड। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हाड़ौती के कौन से पोर्शन में आता है ये, जैसे ये हाड़ौती पार्ट, तो हाड़ौती के सदन वाला पार्ट ये तो हमने कवर कर लिया अभी, मालव और ऊपरमाल। अब जो बचा हुआ हिस्सा है हाड़ौती में, ये मध्य प्रदेश से यहां से लेके और बिहार के अंदर एक नाम सुना होगा आपने, सासाराम।
शेरशाह सूरी का जहां मकबरा बना हुआ है। तो यहाँ गुजरात से लेके और बिहार तक ये पर्वतमाला फैली हुई है। और इस पर्वतमाला का कुछ भाग, जैसे इसके ऊपर एक तो ये ट्राइंगल शेप वाला प्लेट्यू आता है मालवा, उसके नीचे से ये विंध्यन, और इस विंध्यन की जो चट्टानें राजस्थान की ओर फैली हुई हैं वो इस तरीके से हैं। तो ये माउंटेन कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। तो राजस्थान की ओर इसकी जो चट्टानें फैली हुई हैं वो है स्कारपलैंड, यानी अपने घर में जो छज्जा होता है ना, जो बाहर निकला होता है, स्कारपलैंड पार्ट, कगार। तो वैसे ही चट्टान, जो माउंटेन्स होते हैं उसके कुछ चट्टानी भाग हैं वो पास वाले राज्य या जिलों तक फैले हुए होते हैं। अब जैसे अरावली की जड़ें देखोगे तो आप आसपास के कई जिलों में मिलेंगे। जैसे कुछ अपने राजस्थान अध्ययन वाली किताबों में लिखा हुआ है कि अरावली की जो जड़ें वो लगभग 16 जिलों को टच करती हैं, जबकि अपन अधिकतम जो जियोमॉर्फोलॉजी डिपार्टमेंट ने कितना मान रखा है, 13। और ऐसे जिले जिनमें ज्यादातर अरावली है, तो मुख्यतः अरावली मानी गई है 7 जिलों में और मैक्सिमम अरावली मानी गई है 13 में। और कुछ एक में जो लिखते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं वो राजस्थान के 16 जिलों तक को टच करती हैं। तो इसका मीनिंग बाकी जिलों में विस्तार नहीं, उसके सिर्फ टच में किनारे से निकलती है। तो वैसे ही विंध्यन की जो चट्टानें वो राजस्थान के हाड़ौती वाले एरिया तक फैली हुई हैं। इस कारण इन चट्टानी भागों के निकले हुए हिस्से को हम कहते हैं विंध्यन स्कारपलैंड। तो विंध्यन का एक स्लोप हमारे इधर बनता है इस साइड में, जिसपे कई नदियां आती हैं, चंबल और उसकी सहायक नदियां सारी इसी पर आती हैं। चंबल है, काली सिंध है, परवन है, पार्वती है, कुन्नू है, कुराल है। तो बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं जो इसको इस साइड से मिलती हैं, राइट साइड से। अब यहाँ हाड़ौती से अगर आप डिवाइड करके देखो तो ये वाला जो हिस्सा है, यानी ये वाला जो पार्ट विंध्यन वाला, ये हिस्सा, तो क्या ये हाड़ौती के नदन की तरफ है? नदन यानी इस साइड में बूंदी टोंक की तरफ है क्या? नहीं है। क्या पश्चिम की ओर है? सदन वाले पार्ट की तरफ है, विंध्यन आती है। और ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ भी आती है। तो इसमें आंसर रहता है साउथ ईस्ट। तो ये हाड़ौती के किस ओर स्थित है? साउथ ईस्ट। तो पहले तो डेफिनेशन में अपने को यही लिखना है कि जो विंध्यन स्कारपलैंड है वो हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में स्थित है। विंध्यन स्कारपलैंड में, विंध्यन स्कारपलैंड या विंध्यन कगार हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में स्थित है। विंध्यन स्कारपलैंड is located to the southeast of Hadoti. To the southeast of Hadoti, यह हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में स्थित। विंध्यन स्कारपलैंड इज लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ हाड़ौती, यह हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में स्थित। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट लिए जाते हैं मुख्यतः, एक तो हाड़ौती वाले चारों डिस्ट्रिक्ट, और एक अपने डांग एरिया या जो दस्यू या डाकू प्रभावित क्षेत्र सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, 3 इन डिस्ट्रिक्ट, और 4 जो मेन हाड़ौती संभाग वाले, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली एंड धौलपुर। तो इसका जो विस्तार है वो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा। स्थिति तो अपन ने बता दी है, विस्तार। तो विस्तार में इस तरीके से जल्दी याद होगा, एक तो हाड़ौती शब्द से और एक डांग एरिया से। तो जो डांग एरिया वो राजस्थान के पूर्वी जो जिले सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, जहां डाकू प्रभावित क्षेत्र, जिसमें क्वीन ऑफ जो डांग है वो कहा जाता है करौली को। करौली सवाई माधोपुर धौलपुर के बीच में है, तो बीच वाला जो जिला है वो रानी के रूप में, डांग की रानी। राजा कहा जाता है धौलपुर को, छोटा है लेकिन राजा है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। फिर डांग एरिया में सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये जो डांग एरिया, डांग रीजन है, इसमें क्वीन या रानी का दर्जा किसको, डांग की रानी किसको कहते हैं? करौली को। और डांग का किंग या राजा किसको कहा जाता है? धौलपुर। तो फैक्चुअली ये रटने वाली चीजें हैं ये तो। इसका मीनिंग विंध्यन स्कारपलैंड है, इसका विस्तार लगभग इन 6-7 जिलों के अंदर है। अब इस विंध्यन स्कारपलैंड में कुछ एक चट्टानें पाई जाती हैं जो इसकी विशेषता है, इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसके अंदर जो विशेष चट्टानें पाई जाती हैं उसमें एक तो सबसे ज्यादा होता है बलुआ पत्थर।
अपने इधर सैंडस्टोन अधिक होता है इसमें, विंध्यन स्कार्पलैंड में। फिर इसमें मध्य प्रदेश की ओर जाओगे तो आपको चूना पत्थर या लाइम स्टोन अधिक मिलता है, जो सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट। फिर आप अपने धौलपुर करौली की ओर आओगे तो इसमें लाल पत्थर अधिक मिलता है, जिसको हम कहते हैं रेड स्टोन। तो देश के अंदर जो मुख्यतः राम मंदिर बना है उसके अंदर एक तो राजस्थान की ओर से सैंड स्टोन और एक रेड स्टोन काफी भारी मात्रा में निर्यात किया गया है। और एक कोटा की ओर कोटा स्टोन, पुराने जो स्कूल हॉस्पिटल वगैरह हैं उसके अंदर आप जाओगे तो एक लाइट ग्रीनिश या सीमेंट कलर का सा एक पत्थर होता है, 10-15 दिन 20 दिन पोछे नहीं लगाओ तो भी पता नहीं चलेगा लगाया नहीं लगाया। तो इसका मीनिंग पहले के जो समझदार लोग होते थे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या लगवाते थे, कोटा स्टोन। जैसे जैसे पैसे बढ़ने लगे तो कोटा स्टोन की जगह और मार्बल ने और ग्रेनाइट ने ले ली, और जब लोगों के पास धीरे धीरे जैसे जैसे समय कम होता चला गया तो उसकी जगह टाइल्स ने ले ली, तो नीचे लगे हुए हैं अपने। तो ये कुछ फेमस स्टोन है जो विंध्यन स्कार्पलैंड में अधिक पाए जाते हैं। और एक मध्य प्रदेश की ओर जाओगे तो वहां एक जगह है पन्ना। मध्य प्रदेश में एक पठार आता है पन्ना रीवा पठार, वहां जगह भी है जो इंडिया के 18 कंजर्वेशन रिजर्व में भी शामिल है। भारत के 18 जैवमंडल जहां बायोडाइवर्सिटी अधिक पाई जाती है उन मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में पन्ना क्षेत्र आता है मध्य प्रदेश का। तो उस पन्ना की ओर से डायमंड या हीरा इंडिया में सबसे ज्यादा निकाला जाता है। तो देवानंद साहब का एक पुराना गाना भी है कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, और उस पन्ना की तमन्ना पूरी हो गई है। उसको उस पन्ना को क्या मिल गया है, हीरा मिल गया है। देवानंद के गाने जो हमारे बचपन में हम अधिक पसंद किया करते थे, वो टेढ़ी गर्दन करके लल्लई 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 करके गाने आया करते थे ना भाई। आज गाने अलग तरीके के आ गए हैं, आज क्या है ट्यूनिंग को अधिक महत्व दिया जाता है, गाने की फीलिंग को कम महत्व दिया जाता है। और देवानंद साहब अपने टाइम के मोस्ट जो कहा जाता है हैंडसम एक्टर्स थे उसमें थे, जिनके काला शर्ट पहनने के ऊपर बैन था। भाई लड़कियां उनको देखकर छतों से कूद जाया करती थी ब्लैक ब्लैक शर्ट के अंदर। ये आप कभी सर्च करना, उनके बारे में लिखा जाता है, बैन था उनके उस टाइम। दिखाएं आप आप कितना ही बुझा लो नहीं दिखाऊंगा मैं। आपके मोबाइल में जो गूगल वाला है ना, क्रोम वाला, उस पे यूं क्लिक करना है 1-2 बार, खुलेगा, फिर उसमें सर्च वाला ऑप्शन आएगा, फिर नहीं लिखा जाए तो उसके अंदर वो माइक वाला है वो ऑप्शन करना, फिर लिखना देवानंद साहब, तो उसके अंदर आ जाएगा उनके बारे में। मिल गया, बैन था ना। लिखोगे ब्लैक सेट बैन विच एक्टर, तो आंसर रहेगा देवानंद साहब। खोज लिया होगा कईयों ने। आनी जरूरी है आजकल, तो सीधा बोलो ना कौन से हीरो के ऊपर वो काला शर्ट बैन था, तो सीधा आ जाएगा। आ गया ना, हाँ। तो इसमें विशेषताओं में लिखिएगा विंध्यन कगार में पाई जाने वाली विशेष चट्टानें। विंध्यन कगार में पाई जाने वाली चट्टानें ऑब्लिक मिनरल्स, क्योंकि ये रॉक्स अपने आप में मिनरल्स भी हैं। विंध्यन कगार, हाँ, विशेषताओं के अंदर ये स्टोन के नाम बाद में लिखने, पहले एक लाइन लिखनी है। विंध्यन कगार में पाई जाने वाली प्रमुख चट्टानें या खनिज, मिनरल्स और रॉक्स विच आर फाउंड इन विंध्यन स्कार्पलैंड। और फिर इनके नाम लिख दीजिए कौन कौन से स्टोन है। इसमें जो सैंड स्टोन लिखो उसके आगे ब्रैकेट में लिख देना मैक्सिमम, क्योंकि कई बार ऑप्शन में चार ऊपर वाले यही चारों ऑप्शन दिए हुए होते हैं, फिर पूछा जाता है विंध्यन स्कार्पलैंड में मेन स्टोन या रॉक्स कौन सी हैं, तो आंसर सैंड स्टोन। विंध्यन कगार में सर्वाधिक पाई जाने वाली चट्टान या खनिज, रॉक्स और मिनरल्स विच आर मोस्टली फाउंड इन विंध्यन स्कार्पलैंड।
रॉक्स और मिनरल्स विच आर मोस्टली फाउंड इन विंध्यन एस्कार्पमेंट। और आगे डेस्क करके कौन कौन से मिनरल्स हैं वो लिख दीजिए। ये रॉक्स भी, चट्टाने भी हैं अपने आप में, खनिज भी हैं। सैंडस्टोन ऑब्लिक बलवा पत्थर। हिंदी मीडियम वाले दोनों ही लिखना, क्योंकि कई बार ये इंग्लिश शब्द है, ये हिंदी में लिखा हुआ जाता है एज इट इज, सैंडस्टोन या बलवा पत्थर। फिर चूना पत्थर या लाइम स्टोन। चूना पत्थर या लाइम स्टोन जो अपने मकान बनाने में, कड़ी करने में, तंबाकू के साथ जो यूज किया जाता है। पुरानी मूवीज के अंदर, जैसे शोले मूवी के अंदर आता है ना, वो गब्बर सिंह तंबाकू निकाल के चूना लगा के यूं खैनी बनाते थे ना, पहले लोग यूं खाया करते थे, तो उसमें चूने का यूज हुआ करता था। तो इस चूने का यूज मकान बनाने में भी होता है, एज ए कलर या कड़ी करने में भी होता है। और पुरानी जो तंबाकू हुआ करती थी उसके साथ एक ट्यूब सी आया करती थी छोटी सी, तो इसका मीनिंग खाद्य रूप में भी इसका यूज होता है, खाने के रूप में। अपने जो खाद्य का मीनिंग है जो खाया जाता है। और अपने जो पान वाला जो भैया होता है, सिर्फ वो एक व्यक्ति वही होता है जो पूछ के लगाता है कि भाई साहब चूना लगा दूं क्या, बाकी दुनिया में बिना पूछे ही लगाते हैं। तो पान के ऊपर जो पहले तो एक रेडिस रेडिस लगाया जाता है, लाल लाल सा कत्था, और जिसका जैसे मुंह में छाले हो रखे हैं तो वो चूने के लिए मना करते हैं, क्योंकि कत्था है वो एज ए मेडिसिन काम करता है, मुंह के जो छाले होते हैं उनको ठीक करता है। तो कई बार कहते हैं घर वाले, भाई पान लेकर आना और कत्थे वाला ही लेके आना, चूना मत लगवाना। क्या चीज? सैंडस्टोन विंध्यन, अपने राजस्थान की ओर जो विंध्यन है उसमें सैंडस्टोन अधिक है। ऑल ओवर विंध्यन है उसमें लाइम स्टोन अधिक। तो अपन विंध्यन नहीं लिख रहे, विंध्यन स्कार्पलैंड लिख रहे हैं अपन। तो इसमें बलवा पत्थर या सैंडस्टोन, चूना पत्थर, लाल पत्थर और कोटा स्टोन, और लास्ट में एक डायमंड, एंड डायमंड या हीरा। एक लास्ट में एक खनिज है डायमंड और हीरा। हीरा हालांकि अपने यहां से ज्यादा एमपी में मिलता है। जगह कौन सी होती है उसमें? पन्ना। पन्ना के पास में एक पठारी क्षेत्र होता है जिसको कहते हैं पन्ना रीवा का पठार, मध्य प्रदेश में आता है। अपने यहाँ मुख्यतः प्रतापगढ़ के पास में एक जगह आती है केसरपुरा। तो केसरपुरा के आसपास भी विंध्यन प्रकार की चट्टानें होती हैं प्रतापगढ़ के पास में, तो उन चट्टानों में भी ये पाया जाता है। लेकिन अपने यहाँ रेयरली सिर्फ फाइंड आउट है, खोजा गया है, प्रोडक्शन नहीं है। प्रोडक्शन मुख्यतः या तो दक्षिणी भारत में गोलकुंडा माइंस है, या फिर मध्य प्रदेश की पन्ना माइंस। अब गोलकुंडा का इंपोर्टेंस है वो तो कोहिनूर के लिए रहा हुआ है। कोहिनूर डायमंड या हीरे को कहां से निकाला गया था? गोलकुंडा के माइंस से, जो आज वर्तमान में तेलंगाना में है, पहले के आंध्र प्रदेश में थी। जैसे सोने के लिए फेमस है ना वहां केजीएफ, जो कोलार गोल्ड फील्ड या माइंस जो है, मूवीज भी बनी हुई है इसके ऊपर, केजीएफ फर्स्ट और सेकंड। थर्ड भी आएगी क्या? तो ये हाड़ौती के जो दो मेन पार्ट थे ये अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें एक हाड़ौती के नीचे वाला पोर्शन था, ये वाला पार्ट, जिसमें एक तो मालव क्षेत्र और एक ये वाला हिस्सा ऊपर माल। तो हाड़ौती के दक्षिण नीचे की ओर होने के कारण सदर्न पार्ट में इसको नाम क्या दिया है? दक्कन। किससे बना है? लावे से। क्या बना है? पठार। दक्कन लेव, जो दक्कन या डेक्कन लावा प्लेट्यू। बचा हुआ हिस्सा जो हाड़ौती के साउथ और ईस्ट की ओर है, जो इस साइड में जो बचा हुआ भाग है विंध्यन स्कार्पलैंड, ये वाला हिस्सा, जो एक तो मुख्यतः राजस्थान में हाड़ौती, और हाड़ौती के बाद में ये फैला हुआ है इस एरिया में, डांग एरिया में। तो कोटा, बूंदी, बारह झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। डांग की रानी करौली और राजा धौलपुर। और ये मुख्यतः कौन सी चट्टानों के लिए फेमस है? विंध्यन स्कार्पलैंड, सैंडस्टोन या बलवा पत्थर। मैंने यही याद रखना, सैंडस्टोन। एक अरावली के पश्चिम में कुछ स्टोन है जो फेमस हैं, जैसे नागौर से लेके राजसमंद का जो बेल्ट है, नागौर, पाली और राजसमंद, ये राजस्थान में मार्बल के लिए फेमस है। सिरोही से लेके बाड़मेर तक का जो बेल्ट है, ये मुख्यतः राजस्थान में ग्रेनाइट के लिए फेमस है। राजस्थान में यहाँ माउंट आबू ब्लॉक है, जो अपन ने लिखा था आबू पर्वत, वहां से लेकर बाड़मेर तक की पहाड़ियों में मुख्यतः आपको क्या मिलेगा? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट और रायोलाइट चट्टानें अधिक है। अरावली में आपको ध्यान हो तो मैंने इधर बताई थी अजबगढ़, अलवर ग्रुप और रायोलाइट या राइलो ग्रुप। तो राइलो चट्टानें और ग्रेनाइट चट्टानें सदन की ओर, दोनों अपने आप में इग्निस रॉक्स होती हैं, आग्नेय चट्टानें होती हैं। तो ये ग्रेनाइट पत्थर है वो अरावली के पश्चिम में रहेगा, मार्बल भी अरावली के पश्चिम में, यानी राजस्थान के जो प्रीसियस स्टोन है
जो कीमती पत्थर है वो अरावली के पश्चिम में है और सस्ते पत्थर है वो इस साइड में। तो विंध्यन वाले पत्थर है उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होती, महंगे पत्थर नहीं होते, इनकी कीमत मार्बल और ग्रेनाइट की तरह अधिक नहीं होती। तो बाई चांस ऑप्शन दिया जाए कि विंध्यन स्कार्पलैंड में कौन सा स्टोन नहीं है, सैंड स्टोन या बलवा पत्थर, चूना पत्थर, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट स्टोन। ग्रेनाइट स्टोन अरावली के पश्चिम में है, ना कि पूर्व यानी विंध्यन की तरफ नहीं। मार्बल दिया जाए तो मार्बल भी विंध्यन में नहीं है, ना के बराबर, क्योंकि पॉसिबिलिटी बन सकती है विंध्यन में भी कुछ स्थानों पर, क्योंकि जहां चूना पत्थर होता है तो चूना पत्थर किस में कन्वर्ट हो सकता है, मार्बल में। लेकिन मार्बल अधिक अपने राजस्थान के इधर ही है। इंडिया का जितना भी मार्बल है उसका 60% से अधिक उत्पादन कौन करता है, राजस्थान। इसका मीनिंग राजस्थान में अधिक है। वहां की जो चूना पत्थर की चट्टाने हैं वो मुख्यतः मार्बल में कन्वर्जन है वो काफी कम है, क्योंकि मार्बल अपने आप में कौन सी रॉक्स होती है, मेटामॉर्फिक, रूपांतरित चट्टान होती है। चूना पत्थर से कन्वर्जन होके, कन्वर्ट होके और मेटामॉर्फिक मार्बल बनता है। तो इसमें जितना समझ में आ रहा है वही एग्जाम में आने लायक, जो समझ में नहीं आ रहा वो नहीं आएगा। अब हेडिंग डालिए हाड़ौती के गौण भाग, सब डिवीजन पार्ट ऑफ हाड़ौती। तो सब डिवीजन पार्ट कितने हाड़ौती के, 3। सब डिवीजन पार्ट ऑफ हाड़ौती, और आगे डेस्क करके लिख दीजिए 3। अब ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो एक तो हाड़ौती के पश्चिम में जो क्रिश्चियन शेप में जो हिल्स हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, एक हाड़ौती के ईस्ट में आप चलोगे 12 की ओर, तो अभी कंजर्वेशन रिजर्व एरिया में भी शामिल हो रखा है, शाहाबाद उच्च भूमि, शाहाबाद अपलैंड। शाहाबाद अपलैंड, शाहाबाद अपलैंड के अलावा एक आप झालावाड़ की तरफ जाओगे तो उस क्षेत्र में जगह जगह है डग गंगधार। एक आता है डीग, भरतपुर से नया जिला बनेगा ना अलग होके, ये डग है, डीग नहीं है, डग गंगधार। डग गंगधार अपलैंड। तो ये जो शाहाबाद उच्च भूमि है, शाहाबाद अपलैंड है, इसमें लिख दीजिए ब्रैकेट में 12। डग गंगधार ये लोकेशन आती है झालावाड़, डग गंगधार झालावाड़। अर्धचंद्राकार ये कई डिस्ट्रिक्ट में है, ये बूंदी में रहेगा बूंदी हिल्स के रूप में, कोटा झालावाड़ में रहेगा मुकुंदरा हिल्स के रूप में। तो इनको थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे अपन सभी को। तो इनकी जो लोकेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी आपको, जैसे कि हाड़ौती वाला पार्ट जो अभी मैंने आपको बताया था कि हाड़ौती का हिस्सा है। अब इस हाड़ौती में ये जो नॉर्थ वेस्ट को कवर करते हैं सदन की तरफ, उत्तर पश्चिम को कवर करते हुए दक्षिण की ओर जाता है, ये तो है आपका अर्धचंद्राकार पहाड़ी, जिसमें ऊपर वाला ये हिस्सा है ये बूंदी में, फिर ये बाद वाला हिस्सा कोटा में, और सदन वाला हिस्सा ये झालावाड़ में। तो यहाँ कोटा झालावाड़ में तो रहेंगे मुकुंदरा हिल्स, और ऊपर रहेंगे बूंदी हिल्स। बूंदी हिल्स प्लस मुकुंदरा हिल्स इक्वल टू क्रिश्चियन सेफ हिल्स। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ी दो पहाड़ियों को मिलकर बनती है, बूंदी की पहाड़ियों को और कोटा झालावाड़ की मुकुंदरा की पहाड़ियों को। तो कई बार तो काफी इजी क्वेश्चन आता है कि मुकुंदरा की पहाड़ियां राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, अरावली का, हाड़ौती का, पूर्वी मैदान का, या पश्चिमी मरुस्थल का। तो पहाड़ियां हैं तो इसका मतलब या तो ये पठार में होंगे या फिर अरावली में, तो ये हाड़ौती का पार्ट। फिर इस साइड में सामने वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको शाहाबाद, शाहाबाद के एरिया के पास में इस तरीके से घोड़े के नाल में पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों के बीच में रामगढ़ क्रेटर है। तो ये शाहाबाद उच्च भूमि की विशेषता है, शाहाबाद 12 में है, और वहीं पे आपकी ये सी ऑफ हॉर्स या घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां हैं, जिनके बीच में क्या स्थित है, रामगढ़ क्रेटर। तो ये क्रेटर ही है रामगढ़ वाला। तो ये बी पॉइंट में अपन इसको कवर करेंगे, शाहाबाद वाले पार्ट को। और बचा हुआ जो सी पॉइंट है वो 12 के और कोटा के नीचे झालावाड़, जो कि किस नाम से इंडिकेट किया है, डग गंगधार। तो इस तरीके से एक तो ए पार्ट,
एक सामने बी बारा वाला पार्ट और एक ये सी झालावाड़ वाला पार्ट। तो यहाँ सिर्फ ए बी और सी इंडिकेट कर दो। अब इसमें पहले ए वाला पार्ट, यानी इसे इस डायग्राम से इजीली अपने को समझ में आ जाएगा कि हाड़ौती के कौन से पार्ट में क्या है। तो हाड़ौती के नदन, वेस्टर्न और सदर्न पार्ट की ओर क्या फैला हुआ है? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। क्रिसेंट हिल्स लिख दो, चाहे क्रिसेंट शेप हिल्स लिख दीजिए। अर्धचंद्राकार पहाड़ी। फिर है शाहाबाद अपलैंड, शाहाबाद उच्च भूमि। फिर है डग गंगधार उच्च भूमि, ये भी अपलैंड एरिया, ये झालावाड़ में। आगे वाले दो नाम है स्थानों के नाम से, शाहाबाद बारा में, डग गंगधार झालावाड़ में। स्टार्टिंग वाला आकृति के आधार पे जिस आकार में पहाड़ियां, उसके अकॉर्डिंग नाम दिया गया है अर्धचंद्राकार पहाड़ी। तो अब इसमें हेडिंग में लीजिए सबसे पहले अर्धचंद्राकार पहाड़ी। तो इसमें डेफिनेशन में लिखना पड़े तो अर्धचंद्राकार पहाड़ी, तो एक तो सब में कॉमन शब्द यही है, चाहे अर्धचंद्राकार पहाड़ी हो, चाहे शाहबाद हो, चाहे डग गंगधार हो, ये किसके पार्ट हैं? ये हाड़ौती का सब डिवीजन पार्ट या गौण भाग है, जो हाड़ौती के उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में स्थित है, जो हाड़ौती के नदन, वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट में स्थित है। तो इसमें लिखिएगा अर्धचंद्राकार पहाड़ी में यह हाड़ौती का गौण भाग है, क्रिसेंट शेप हिल्स, क्रिसेंट शेप हिल्स इज द सब डिवीजन पार्ट ऑफ हाड़ौती। यह हाड़ौती का गौण भाग है। नेक्स्ट लाइन में लिखो विस्तार या एक्सटेंशन। विस्तार में इस तरीके से लिख दीजिए इसमें। विस्तार इसका एक तो बूंदी हिल्स के रूप में, तो बूंदी हिल्स के रूप में कहां पर है? बूंदी में, लगभग 96 किलोमीटर। फिर दूसरा पार्ट है इसका मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स से कोटा झालावाड़, दोनों डिस्ट्रिक्ट में मिला के 120 किलोमीटर। इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो कोटा में लगभग 80-85 किलोमीटर, बचा हुआ झालावाड़ में लगभग 35 से 40 किलोमीटर। तो 80-85 किलोमीटर कोटा में है। तो मुकुंदरा हिल्स मेनली कहां पर है? कोटा। तो दोनों एग्जाम में ऑप्शन एक साथ हैं तब तो ठीक है, और दोनों को ऑप्शन को अलग अलग दिया गया है, तो प्रायोरिटी में मुकुंदरा हिल्स में कोटा को रखना है। ऐसा एक दो बार एग्जाम में किया गया, हालांकि छोटी एग्जाम में किया, क्वेश्चन काफी अच्छा था कि मुकुंदरा हिल्स कहाँ स्थित है। जैसे कांस्टेबल एग्जाम में दिया हुआ था, ऑप्शन में कोटा भी था, झालावाड़ भी था, आंसर क्या लिया गया? कोटा। तो मेन पार्ट कोटा में है। बाकी अगर कहाँ स्थित है तो स्थिति में तो दोनों ही सही होना चाहिए, या तो क्वेश्चन होना चाहिए कि मेनली किस जिले में, मुख्यतः किस भाग में, तो फिर आंसर रहेगा कोटा। लेकिन कई बार एग्जामिनर मेनली या मुख्यतः ये शब्द नहीं लिखता है, तो आंसर अपने को मेन वाला ही लेना है, कोटा। और दोनों अगर ऑप्शन में एक साथ, या कोई ऑप्शन ऐसा आ रहा हो जिसमें हम दोनों आंसर में ले सकते हो, तो दोनों को ही आंसर में लेना है, क्योंकि मुकुंदरा दोनों में है, कोटा और झालावाड़। और इस नाम से इस एरिया में अपने नेशनल पार्क भी है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। हालांकि नेशनल पार्क का जो एरिया है वो कोटा और चित्तौड़गढ़ है, नेशनल पार्क है। इसमें राष्ट्रीय उद्यान शब्द आगे लगते हैं, झालावाड़ नहीं आएगा इसमें, उसमें आंसर रहेगा फिर कोटा और चित्तौड़गढ़। फिर एक अभ्यारण्य और सेंचुरी भी है। तो जो सेंचुरीज या अभ्यारण्य होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा घोषित होते हैं, जबकि नेशनल पार्क है तो नाम से पता लग रहा है राष्ट्रीय उद्यान, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एथोराइज्ड होते हैं, केंद्र सरकार की अनुमति से बनते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी से बनते हैं, एथोराइज्ड होते हैं सेंचुरीज या अभ्यारण्य। तो यहाँ एक अभ्यारण्य भी है, वो इस नाम से है, दरा के नाम से। तो जो दरा अभ्यारण्य है वो इसी जिले में, इन्हीं जिलों में, कोटा और झालावाड़। और दरा अभ्यारण्य का कुछ हिस्सा निकाल के और मुकुंदरा नेशनल पार्क बनाया गया है। तो कुछ हिस्सा कौन सा लिया गया है? कोटा का, और फिर एक नया जिला शामिल किया गया है, चित्तौड़। तो मुकुंदरा नेशनल पार्क
देखो अभी जो आपने पढ़ी है ये क्या पढ़ी है, मुकुंदरा की पहाड़ी पढ़ी है, हिल्स पढ़ी है। तो इसका आंसर क्या है, कोटा और झालावाड़। अब मुकुंदरा हिल्स नहीं आके नेशनल पार्क आ गया, तो कोटा तो रहेगा, साथ में चित्तौड़। अब मुकुंदरा शब्द है और मुकुंदरा के आगे टाइगर प्रोजेक्ट लिखा हुआ आ गया। मुकुंदरा बाघ परियोजना, तो बाघ परियोजना में लगभग पूरा हार्ड होती है, 12 को बाहर करना है और चित्तौड़ को एंटर करना है। तो आंसर रहेगा कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़। तो 12 को हटा दो, क्या ऐड कर दो, चित्तौड़। तो टाइगर प्रोजेक्ट में 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, 12 की जगह क्या लिखना है, चित्तौड़, और झालावाड़ एज इट इज रहेगा। और फिर मुकुंदरा शब्द नहीं आके सिर्फ दरा रहे, दरा सेंचुरी, दरा अभ्यारण्य। तो दरा अभ्यारण्य के अंदर आंसर क्या लेंगे, तो दरा अभ्यारण्य में मुकुंदरा हिल्स में जो लिए वही आंसर होगा, कोटा और झालावाड़ फर्स्ट वाला। तो ये अपने साइड में कहीं रफली मेंशन कर लेना, नोट्सों के बीच में रहने देना। आप लोगों के बैच को क्या कहें भाई? आवाज बढ़ाना भी थोड़ी सी। क्या चाहते क्या हो आप लोग? राजी खुशी कोर्स हो जाए कि नहीं हो जाए? या फिर दो चार जनों को सच में उठा उठा के फेंकना पड़ेगा बाहर? कल से लड़कियां इस लाइन में बैठेंगी, सभी गर्ल्स, ये वाली रो और ये पूरी रो। जितना कहा है उतना करना है। मैंने बताया है, पूछा नहीं किसी से। सभी गर्ल्स कल से इस लाइन में। लड़कियों की एक लाइन होनी चाहिए और लड़के इधर बैठ जाएंगे, ये पूरी लाइन है। और कल के बाद अगर आपके बैच की कोई शिकायत आई ना, उठा उठा के बाहर हम कर देंगे। अब कोई जरूरत नहीं है। प्रेम आपके साथ दोस्तों की तरह पेश आते हैं, भाई की तरह पेश आते हैं, परिवार की तरह पेश आते हैं। पर अगर हद से ज्यादा करते हैं, हंसी मजाक, एंटरटेनमेंट भी होता है, सब कुछ होता है, पर ये बदतमीजियां जो करते हो ना आपस में, ये गलत है। कल के बाद आपके किसी भी सिंगल स्टूडेंट दिया उसकी यहाँ से रवानगी है, ये ध्यान रखना। और कोई अपने आप को तुर्रम खास कई स्टूडेंट का मैंने फीस दे रखी है, बस नहीं खरीदी आपने। वो हमने हमारी तरफ से, वो दिलीप सर ने दया भाव की तरफ से, वो ऐसा नहीं है कि भाई आपने फीस दी तो आपका अधिकार हो गया बस के ऊपर। कई कहते हैं इस लड़की ने फीस दी, अरे क्या फर्क पड़ जाएगा? सीट दे दोगे, कुछ बिगड़ जाएगा क्या? थोड़ी सी 2 किलोमीटर की बात होती है, सीट दे दिया करो, आराम से बैठ जाए। बसों में जाते हैं बुजुर्ग भी, सीट मिल गई तो पता नहीं क्या हो गया।
बीच में राउंड लगा रुको, फोन चलाते रहो। हाँ, ये बोल दिया लड़कियां कल से ये लाइन पूरी, और ये तीनों वाले बेंच आगे। क्या कहें, निशब्द। 80 शिकायतें आपके बैच की। भाई इंडिविजुअल नहीं है, आप अपने ऊपर नहीं लें। भाई यहां नवीन जी क्यों आए हैं, शिकायत गई है तब आए। तो इसका मीनिंग, अब गर्ल्स को एक साइड में शिफ्ट करने का मीनिंग ये है कि आप लोगों की शिकायतें, समस्याएं हैं इन चीजों को लेकर। गर्ल्स को लेके कमेंट या मोबाइल चलाना या कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें हुई आपकी तरफ से, तब ये डिसीजन लिया गया। महिलाओं के बारे में क्या विचार है आप लोगों के, बॉयज के? कोई भी अगर रखना चाहते हैं 1 मिनट, कोई विचार रखेगा? वेरी गुड, माइक देना। बाद में बॉयज को, फिर बाद में मैं बताऊंगा कि महिलाओं के बारे में विचार कैसे रखना चाहिए। सिर्फ सिर्फ 1 मिनट का टाइम। हाँ तो वहीं से यहीं से लो। 1 मिनट के बाद में माइक छीन लिया जाएगा। ये सब बहन भैया आपस में टेंशन लेने की जरूरत ना। पता है एक बात और बताऊं तुम्हें, मैंने ये बहन भाई वाला नहीं पूछा, मैंने महिलाओं के प्रति विचार पूछा। महिलाओं के प्रति हमें विचार, सुविचार रखने चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुम ऐसा ही तुम्हारा बनना है तो याद था, मैं कहा बताऊं तुम्हें, तो इधर माइक इधर है, बस भाई इधर। क्या मन में आया, मतलब हाँ। कपिल शर्मा में ट्रायल मारो एक बार। तो महिलाओं के बारे में वैसे तो कुछ कहना मतलब पॉसिबल ही नहीं है एक बर्ड। मनु भी नहीं समझ पाए। हाँ आगे एक बोलो। बर्ड के उसमें नहीं बोल सकते इसको। जब अपन इतने बड़े हो गए, अपन को जैसे नॉर्मलिटी आप कभी भी देख लेना, आपको कोई चोट वगैरह पहुंची हो और उसमें यदि किसी गर्ल्स ने देख लिया हो ना, तो आपको तो एक ही चीज बोलेंगे कि भैया क्या हो गया। जबकि किसी बॉयज ने, या मैं ये नहीं कह रहा, मेरा कहने का अर्थ ये है कि वो एक ऐसे इंसान है जो वो बहुत चीजों को पहले से सहन करते हैं। तो अपन का भी ये फर्ज बनता है कि अपन उनसे बोले कि आप उनकी, अपन के मतलब अपन को रखना चाहिए, उन्हें एक सेफ्टी बना के रखना चाहिए उनकी, ना कि उन्हें कमजोरी फील कराना चाहिए। क्यों कमजोरी तो समाज ही काफी कराता है, उन्हें इस तरीके से क्यों कराना। अपन को फर्स्ट प्रायोरिटी महिला को कमजोर कभी समाज ने नहीं, महिला ने स्वयं ने बनाया। भाई कोई भी व्यक्ति जिसने, जो कहा जाता है ना कि भाई रानी लक्ष्मीबाई भी उस समय हुई है जब जिस समय सामान्य समाज की महिलाएं हुई। तो इसका मीनिंग वो महिलाएं जो खड़ी हुई हैं वो लक्ष्मीबाई बनी हैं। और जिन्होंने दमन, तो दमन वाली तो आज के पीढ़ी में भी क्या दमन नहीं होता, बहुत सारा होता है। भाई अपने अपने घर में ही देख लो, अपनी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें अपन अपने सिस्टर को कहते हैं लड़की है। तो इसका मीनिंग वो अंतर सबसे पहले कौन लेकर आता है, तो बाहर अपना समाज बाद में लेकर आता है, प्रायोरिटी में हमारी फैमिलीज में आता है। तो इसका मीनिंग महिलाओं को कमजोर बनाने वाला सबसे पहले खुद महिला होती है। और महिला अगर अपने अधिकारों के लिए खड़ी होगी तो इसका मीनिंग है कि महिला सशक्त होगी। ये आजकल एक शब्द पढ़ते हो, महिला सशक्तिकरण। तो सशक्तिकरण का मीनिंग क्या है? सशक्तिकरण का मीनिंग इंग्लिश में हो गया एम्पावरमेंट। तो जब महिला अपने बारे में कोई भी डिसीजन बिना किसी दूसरे के बेस के ऊपर स्वयं ले, यह महिला सशक्तिकरण है। किसी भी चीज को लेके, उसको कितना पढ़ना है खुद का डिसीजन, उसको शादी कब करनी है खुद का डिसीजन, उसको पति अगर परेशान कर रहे हैं तलाक लेना है खुद का डिसीजन। यह महिला सशक्तिकरण है।
तो महिला सशक्तिकरण का मीनिंग ये नहीं है कि महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला दी, योजनाओं के माध्यम से उसको सशक्त बनाया जा रहा है, जागरूक बनाया जा रहा है। तो महिलाओं के बारे में मेरा सिर्फ मीनिंग ये था, किसी भी गर्ल्स या महिलाओं के बारे में डिफाइन करने के पहले, यस एक बार सबका तो नहीं बोलती, बट मोस्टली लड़कों के लिए उसकी माँ और उसकी बहन ही महिला है, बाकी सब तो माल होती है। मोस्टली लड़कों के लिए, सबका नहीं बोल रही। या हमें वो चाहिए, बस जरूरी है चाहिए, अरे वो भी तो किसी की बहन है, वेरी वो भी गुड। तो किसी की बेटी है, उसकी भी फीलिंग हर्ट होती है। मीनिंग ये है, किसी भी लड़की या महिला को डिफाइन करने के पहले पहली पिक्चर है वो आप अपनी गर्लफ्रेंड की मत लेके आना, कभी अपनी वाइफ की नहीं लेके आना। कभी भी आप महिला को बेटर तरीके से डिफाइन नहीं कर पाओगे। महिला को अगर परिभाषित करना हो तो पहली नजर में आपकी माँ और आपकी बहन अगर आपकी पिक्चर में पहले सेट हो गई हो, तो महिला की डेफिनेशन और उसका दृष्टिकोण हमेशा आपके लिए पॉजिटिव होगा। और अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को ध्यान में रखते हुए, किसी दूसरे के गर्लफ्रेंड को ध्यान में रखते हुए, या किसी दूसरी महिला को ध्यान में रखते हुए अगर महिला की डेफिनेशन देना स्टार्ट किया, तो आप थोड़ी देर तक तो ठीक लिखोगे, उसके बाद में आपका ट्रैक ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि अपना दृष्टिकोण ऐसा ही है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया का क्लाइमेट ऐसा है। भाई इसमें गलती आपकी नहीं है, बहुत सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं। एक तो अपना क्लाइमेट का मीनिंग यहाँ, एक तो अपना वास्तव में जो जलवायु है वो इसके पीछे रीजन है, और एक दूसरा अपना जो फेमिलियर क्लाइमेट है, जो अपनी मुख्यतः घर की जो जलवायु या अपन कह सकते हैं अपना माहौल, या हमें कल्चर कैसा कल्चर मिला है, उस कल्चर में हमारे घर में हमने महिलाओं की क्या रिस्पेक्ट देखी है, उसके अकॉर्डिंग अपना व्यवहार होता है। और जिन कंट्रीज में जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहाँ की होती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है, वहां के लगभग कंट्रीज के लोगों का महिलाओं के प्रति मुख्यतः एक संकीर्ण दृष्टिकोण जनरली देखने को मिलता है। ये जलवायु का इफेक्ट बता रहा हूं आपका। और महिला और पुरुष का जो अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के अंदर। बाकी जितने भी ठंडे क्षेत्र या शीतोष्ण कटिबंधीय कंट्रीज हैं, यूरोप देखो आप, यूरोप शीतोष्ण कटिबंध में है, टेम्परेट जोन में है। महिलाओं की रेस्पेक्ट, महिलाओं का आदर, महिलाओं के प्रति जो भी दृष्टिकोण है बहुत बेटर है। यूएसए, कनाडा, इन कंट्रीज में देखिएगा आप। जबकि इक्वेटर लाइन के नजदीक आके देखोगे तो हमेशा आपको एक अलग तरीके के दृष्टिकोण मिलेंगे। तो ये क्लाइमेटिक इफेक्ट भी है। और ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर मुख्यतः सेक्सुअली जो अट्रैक्शन जो होता है वो अधिक होता है। इसका प्रमाण विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या है वो इक्वेटर लाइन के नजदीक होती है। तो महिला का जो दृष्टिकोण इक्वेटर लाइन के पास है वो एक अलग है। वो अपने को ये लगता है कि फैमिली बढ़ाने के लिए या समाज को चलाने के लिए सिर्फ, जबकि यूरोप जैसे कंट्रीज में ऐसा कुछ नहीं है। भाई वहां जनसंख्या अधिक कम क्यों है? कारण यह महिला सशक्त है, जिसको बच्चा नहीं चाहिए नहीं चाहिए, जिनको चाहिए उनको चाहिए। तो इसका मीनिंग यूरोपियन कंट्रीज है वो तो चाहती हैं कि आप लोग सेटल हो। फैमिली में अगर आप सेटल होगे तो आप लोगों को पैसा दिया जाएगा, आपको मकान की किस्त वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब दिए जाएंगे। जैसे ही आपके बच्चा होता है तो आपको लीव या छुट्टियां भी दी जाएंगी, यहाँ तक कि आदमियों तक की छुट्टी भी तय है। जबकि अपने यहाँ तो ये धीरे धीरे अभी स्टार्ट हो रही है, जबकि वहां ऑलरेडी फिक्स है पहले से। तो महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण थोड़ा सा बेटर बनाइए। और क्लासरूम जैसी चीज में तो आप लोगों की ये हरकतें होनी नहीं चाहिए। अब बस के अंदर आपको लग रहा है कि कोई लड़की खड़ी है, तो बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम से उनको गुजरना होता है, और वो चीजें उनको ही नहीं, अपनी मदर और अपनी सिस्टर है तो वो भी हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता में उनको सोचते हुए, और जब पॉसिबल हो, भाई आपके पॉसिबल ही नहीं है, आपके अंदर कूट कूट के भरा पड़ा है कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा, मत दो भाई, वो खड़ी रह सकती है, ऐसा नहीं है नहीं खड़ी रह सकती, लेकिन प्राथमिकता में आप कोशिश करें कि उनको जगह देवें। और ये नौबत आपके पहली बार, मैंने तो स्प्रिंग बोर्ड में नवीन जी से पहली बार सुना कि लड़कियां इधर बैठ जाना, लड़के इधर बैठ जाना। भाई हम ये डिफरेंस नहीं लाना चाहते। और कम से कम सब लोग, आप लोग मेरे हिसाब से ग्रेजुएट हो या फिर फाइनल ईयर्स में हो, ऐसा है, ज्यादातर ग्रेजुएशन किए हुए हो जहां तक मुझे दिख रहा है। तो इसका मीनिंग सब स्टूडेंट इतने समझदार हैं, क्योंकि 12th के बाद जैसे ही कॉलेज लाइफ में आते हैं, तो कॉलेज लाइफ में इंसान तब आता है जब वो जनरली अपनी बेसिक एजुकेशन को कंप्लीट कर चुका होता है। 18 साल से जैसे ही ऊपर हो जाता है तो अपने आप में मैच्योर स्टूडेंट होता है, और उसको यहाँ तक कि अपने देश के लोकतंत्र के नेता और अपने राष्ट्र के जो अध्यक्ष होते हैं उन तक को चुनने का अधिकार होता है।
जब आपको वोटिंग का अधिकार 18 साल के बाद में मिल गया है तो इसका मीनिंग आप वो व्यक्ति हो जो अपने बारे में और देश के बारे में सोच सकते हो। तो कम से कम अपनी क्लास के बारे में सोचो। अब ये सोचो कि जहां वो स्टूडेंट जिनकी शिकायतें गई हैं, इसका मीनिंग उन्होंने अपनी पावर दिखाने का प्रयास भी किया है कि भाई हम ये हैं, हम वो हैं। गरिमा, ऑपरेशन गरिमा, जिसके अंदर नॉन बेल और एक्शन लेती है पुलिस, वहां से धोती है जहां से घर वालों को नहीं दिखा पाओगे। और नवीन जी को सिर्फ इतना ही कहना पड़ेगा कि इसको एक बार ले जाओ और ऑपरेशन गरिमा डाल के और फिर सुताई करो। मैं कह रहा हूं चाहे मुख्यमंत्री का फोन करवा लेना, नहीं छूटेगा। अप्रोच से आगे छुटवा के ले जाएंगे, लेकिन ऑपरेशन गरिमा में एक बार रजिस्टर हो गए हो तो पूछना जो गरिमा में जिनकी धुलाई हुई हो, वो तो क्या उसकी 7 पीढ़ियां तक, उसके जीन्स तक भी लड़की को छेड़ने वाले शायद मेरे हिसाब से ट्रांसफर नहीं होते हैं, क्योंकि वो सुताई ऐसी करते हैं। तो आप लोग ये नहीं छेड़ करें, क्योंकि हमें भी आगे जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो उस फील्ड का आपको एक कड़वा अनुभव पहले ही हो जाए, ये हम नहीं चाहते। चलो खैर ठीक है, इतना मैं नहीं बोलना चाह रहा था। ये तो ये मुकुंदरा के नाम से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो मुख्यतः इन 3-4 फैक्ट को लेकर आते हैं। तो इसका मीनिंग, इसके आगे कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है वो देखना है। तो टाइगर वाले में एरिया ज्यादा इसलिए दिया जाता है क्योंकि टाइगर का जो मोमेंट है या हलचल होती है वो लंबे एरिया में होती है, इस कारण उसके लिए एरिया ज्यादा होता है। जैसे सरिस्का किस जिले में है? अलवर। और सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट वो अलवर और जयपुर दोनों में है। ये कम लोगों को पता है कि टाइगर प्रोजेक्ट लगते ही सरिस्का अलवर के साथ है, जयपुर भी अटैच होता है। रणथंभौर नेशनल पार्क कहां पर है? सवाई माधोपुर। रणथंभौर टाइगर रिजर्व है सवाई माधोपुर, करौली, टोंक एंड बूंदी, 4 डिस्ट्रिक्ट में। टाइगर लगते हैं 4 आंसर आएगा। रामगढ़ विस्तारी कहां पर है? बूंदी में। रामगढ़ विस्तारी टाइगर प्रोजेक्ट है बूंदी और कोटा में, बूंदी और कोटा। इसका मीनिंग टाइगर रिजर्व के नाम से जिस रेंज तक या जिस फॉरेस्ट्री एरिया तक टाइगर जाते हैं, उनके उस रेंज और एरिया को ध्यान में रखते हुए टाइगर प्रोजेक्ट बनाया जाता है। तो टाइगर प्रोजेक्ट जैसा अभ्यारण्य का नाम या नेशनल पार्क का जैसा नाम है, टाइगर रिजर्व उतने ही एरिया में नहीं रहेगा, उसके बाहर भी रहेगा। जैसे मुकुंदरा नेशनल पार्क हमने बोला कोटा चित्तौड़, लेकिन जैसे टाइगर प्रोजेक्ट लगा तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा को हटा के उसकी जगह चित्तौड़ को रखा है। तो इसमें मुकुंदरा की पहाड़ियां, अभी अपना जो कॉन्सेप्ट है वो पहाड़ियों से ही है, कोटा, झालावाड़। और उसी एरिया में अपना दरा सेंचुरी भी है, दरा सेंचुरी ये वाला कोटा और झालावाड़। जब नेशनल पार्क के रूप में आएगा तो कोटा के साथ झालावाड़ को नहीं लेके चित्तौड़। टाइगर प्रोजेक्ट में ज्यादा डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, कोटा, बूंदी, बारा की जगह चित्तौड़ एवं झालावाड़। तो इसके अंदर ये वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया। अब इसमें ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं, मुकुंदरा हिल्स, इसको इंपोर्टेंट कर देना। सिंपल सीधा क्वेश्चन आता है, मुकुंदरा हिल्स किस फिजिकल डिवीजन में है? हाड़ौती में। अब इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है वो कौन सा है? शाहाबाद उच्च भूमि। शाहाबाद अपलैंड। तो ये आपका सुना होगा किशनगंज और शाहाबाद। यह सहरिया जनजाति वाला एरिया है जो राजस्थान में बारां में स्थित है। और इस एरिया में इस आकार की एक पहाड़ी आती है घोड़े के नाल जैसे। इस पहाड़ी के बीच में जो लेक आपको बनी हुई दिखाई देती है, रामगढ़ क्रेटर झील। रामगढ़ क्रेटर भी मानते हैं इसको, मेटियोराइट या उल्कापिंड लेक भी माना जाता है। रामगढ़ क्रेटर झील या रामगढ़ उल्का झील राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये अपने शाहबाद बारा वाले एरिया में स्थित। आज के लिए क्वेश्चन अधिक आता है रामगढ़ क्रेटर वाला। तो एक तो इसमें लिख दीजिएगा शाहाबाद उच्च भूमि बारा में स्थित है। शाहाबाद अपलैंड इज लोकेटेड इन बारा डिस्ट्रिक्ट।
शाहाबाद उच्च भूमि 12 में स्थित है। फिर दूसरी विशेषता, इस क्षेत्र में किस आकार की पहाड़ी है? घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी स्थित है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, इस क्षेत्र में घोड़े के नाल जैसा जिला चित्तौड़ है, जबकि पहाड़ियां कहां पर है? 12। इस क्षेत्र में घोड़े के नाल जैसी पहाड़ियां स्थित हैं। Sea of Forsyth Hills is situated या located in this region। इस क्षेत्र में घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी स्थित है, जिनके मध्य रामगढ़ क्रेटर ऑब्लिक उल्का झील स्थित है। जिनके मध्य रामगढ़ क्रेटर या उल्का झील स्थित, in which रामगढ़ क्रेटर ऑब्लिक मेटेओराइट लेक इज सिचुएटेड। जिसमें रामगढ़ क्रेटर ऑब्लिक उल्का झील स्थित। तो ये जो उल्का झील या रामगढ़ क्रेटर है, इसको अंडरलाइन करके अपोस्ट्रोफ कर दीजिए, ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये हाईलाइट है पिछले 2-3 साल से, लॉकडाउन वाले टाइम पीरियड से। क्योंकि एक अपने कनाडा के अंदर एक अर्थ साइंस इम्पैक्ट कमेटी है, उस अर्थ साइंस के द्वारा मुख्यतः यूनेस्को को जो विश्व के प्रसिद्ध क्रेटर जो होते हैं उनको लिस्ट भेज रखी है, और यूनेस्को ने उनको अपने क्रेटर लिस्ट में शामिल कर रखा है। ये जो ज्वालामुखी छिद्र की जो झील है, यानी क्रेटर में बनी हुई जो झीलें हैं, इसमें इंडिया की ओर से विश्व के जो 200 क्रेटर हैं, उसमें इंडिया की ओर से 3 क्रेटर शामिल किए हुए हैं। एक अपने राजस्थान का रामगढ़ क्रेटर, एक मध्य प्रदेश का ढाला, और एक महाराष्ट्र का लोनार क्रेटर। तो अपने यहां से रामगढ़ है, ढाला मध्य प्रदेश से, और ये लोनार है, ये महाराष्ट्र से। ये 3 ऐसी झीलें जो यूनेस्को की जियो हेरिटेज क्रेटर साइट में शामिल है। जियो हेरिटेज यानी भू विरासत क्रेटर साइट्स के अंदर शामिल की गई। तो ये आपके जो टूरिज्म वाला आता है उसके अंदर आते हैं पॉइंट, कि अपने यहाँ धीरे धीरे इस प्रकार का टूरिज्म भी डेवलप हो रहा है। जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो ज्योग्राफी से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जिनको जियो हेरिटेज साइट देखनी होती। तो जियो हेरिटेज यानी जो अपनी पृथ्वी से संबंधित हो, भू से संबंधित हो, तो भू विरासत स्थलों में इसको दर्जा दिया हुआ है। ये आगे जब हम झील वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब डिटेल में लिख पाएंगे, क्योंकि अभी टॉपिक झील वाला नहीं है। अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हाड़ौती, वहां आएगा। अब शाहाबाद वाला जो क्षेत्र है, इसके बाद में जो जस्ट नीचे वाला झालावाड़ की ओर का जो पार्ट है वो कौन सा है? डगगंगधार। डगगंगधार, तो ये लिखेगा, यह झालावाड़ में स्थित है। अब इस मिट्टी में, ये जो क्षेत्र है इसमें मुख्यतः जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी होती है? काली मिट्टी। तो एक तो हालांकि पूरा हाड़ौती वैसे काली मिट्टी के लिए है, लेकिन ये काली मिट्टी और सोयाबीन के उत्पादन के लिए फेमस है, क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है? झालावाड़। और इंडिया के अंदर जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, ये मुख्यतः सोयाबीन का उत्पादन अधिक करता है। हालांकि अपन इसको सोयाबीन बोलने लग गए, क्रॉप्स वो सोयाबीन की होती है, सोयाबीन क्रॉप। तो धीरे धीरे अपन जैसे सोते हैं तो ये सोया कर दिया, इसको भी सोयाबीन। तो जो सोयाबीन है ये सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में करंट डेटा में इस बार महाराष्ट्र आया है पहली बार। अदरवाइज सोयाबीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वाला स्टेट कौन सा होता था? एमपी। एमपी को सोया स्टेट तक का दर्जा प्राप्त है। सोयाबीन का जहां उत्पादन होता है वो सोया स्टेट। अपने यहाँ मुख्यतः सरसों का उत्पादन अधिक होता है, मस्टर्ड स्टेट। गुजरात वालों के यहाँ मूंगफली का अधिक उत्पादन होता है, राजकोट की ओर। तो इसका मीनिंग है वो अपने आप में ग्राउंड नट स्टेट, मूंगफली राज्य। तो मूंगफली राज्य, राजस्थान मूंगफली में सेकंड, सरसों के प्रोडक्शन में फर्स्ट, सोयाबीन में महाराष्ट्र एमपी के बाद में नंबर 3rd। तो सरसों में फर्स्ट, मूंगफली में सेकंड, सोयाबीन में
थर्ड। इसका मीनिंग तीनों रैंक में रहने वाला एकमात्र ऐसा राजस्थान स्टेट है जो टॉप 3 में तीनों में रहता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि तिलहन फसलों का उत्पादन राजस्थान की तरफ है सबसे ज्यादा है। ऑयल सीड क्रॉप्स यानी ऐसे क्रॉप्स जिनसे क्या प्राप्त हो, तेल प्राप्त। मूंगफली का तेल भी होता है, सरसों का तेल भी होता है और सोयाबीन का भी तेल होता है। तो ये क्षेत्र मुख्यतः काली मिट्टी और सोयाबीन उत्पादन के लिए फेमस है। तो इसी में नेक्स्ट में लिखेगा, ये झालावाड़ में स्थित है, उसके बाद नेक्स्ट में लिखो इट्स लोकेटेड इन झालावाड़। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में इस क्षेत्र में मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। ब्लैक सॉइल इज मोस्टली फाउंड हियर, जिसमें मुख्यतः सोयाबीन का अधिक उत्पादन होता है। जिसमें मुख्यतः सोयाबीन का अधिक उत्पादन होता है। इन विच सोयाबीन इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड, जिसमें सोयाबीन का अधिक उत्पादन होता है। ब्लैक सॉइल इज मोस्टली फाउंड हियर इन विच सोयाबीन इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड, जिसमें सोयाबीन का उत्पादन अधिक होता है। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि सोयाबीन का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक होता है, इस क्षेत्र के बारे में लिखा गया है। और एक मुख्यतः कॉटन या कपास काली मिट्टी में पॉसिबल है होना, लेकिन यहाँ नहीं होता, क्योंकि अकेली मिट्टी जरूरी नहीं होती, मिट्टी के साथ क्लाइमेटिक फैक्टर और भी होते हैं। जैसे उस क्षेत्र में आर्द्रता है, वर्षा का होना है, मुख्यतः टेम्परेचर है, वो भी फेवरेबल होने चाहिए। तो कॉटन या कपास के लिए सबसे फेवरेबल क्लाइमेट होता है राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगानगर का। तो इस कारण राजस्थान में सबसे ज्यादा जो कॉटन या कपास है वो काली मिट्टी वाले एरिया में नहीं होता, जबकि इंडिया में अपन देखते हैं कॉटन सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल में होता है, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। कारण क्योंकि उसके फेवरेबल क्लाइमेट होती है, उसके अनुकूल जलवायु होती है। तो कोई भी फसल है उसके लिए सिर्फ एक फैक्टर काम नहीं करेगा हमेशा कि मिट्टी बढ़िया है तो अधिक उत्पादन होगा। जैसे बाजरे के लिए बलुई मिट्टी अच्छी होती है, लेकिन बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक अलवर में होता है, क्योंकि अलवर वाली मिट्टी भी अपने आप में बेस्ट है। अलवर में जो क्लाइमेटिक फैक्टर है वो पश्चिमी राजस्थान से बेटर है फसलों के लिए। इसका मीनिंग है कि बुआई भले ही बाजरे को पश्चिमी राजस्थान में खूब बोया जाता है, लेकिन उत्पादन कौन लेके जाता है? अलवर लेके जाता है। तो मीनिंग है कि कभी भी कोई मिट्टी है वो फसल के उत्पादन को प्रभावित करने वाला एकमात्र फैक्टर नहीं है। उसके साथ जलवायु में आर्द्रता है, नमी है, तापमान है, वर्षा है, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। और उस एरिया में होने वाली इरिगेशन या सिंचाई है। जैसे हनुमानगढ़ में सिंचाई के बहुत बेटर सोर्स हैं, कैनाल्स बनी हुई हैं, कई नहरें हैं कई क्षेत्र में। चैप्टर कंप्लीट। हेडिंग डालिएगा क्लाइमेट या जलवायु। नेक्स्ट टॉपिक। तो अपनी जो बेसिक ज्योग्राफी, जो मैंने आपको बताया था कि बेसिक टॉपिक्स हैं, जो 5 आपको स्टार्टिंग में बताए थे। जैसे राजस्थान के ओरिजिन या उत्पत्ति को लेकर जिसमें 2 शब्दों पे अधिक चर्चा हुई थी, अपनी गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर। गोंडवाना लैंड तो था पेंजिया का सदर्न पार्ट, और एक और हिस्सा आता है अंगारा लैंड, जिससे अपना कोई रिलेशन नहीं है। राजस्थान की उत्पत्ति के बाद में उसकी लोकेशन, जिसमें लोकेशन में बात होती है अक्षांश और देशांतर। और उसके बाद में राजस्थान के एक्सटेंशन या विस्तार, जिसमें 3 चीजों को लेके बात होती है। एक तो एरिया को, फिर विशेष आकृति के जो जिले और राज्य हैं उसकी आकृति, और उसके बाद में बाउंड्रीज। उसके बाद में कुछ ऐतिहासिक और भौगोलिक शब्दावली थी, यानी यूं कहेंगे ज्योग्राफी के लिए वोकैब थी एक तरीके से। तो ऐतिहासिक और भौगोलिक शब्दावली जिनकी वर्तमान स्थिति, राठी है तो राठी को वर्तमान में रिप्रेजेंट कौन करता है, राठ को रिप्रेजेंट कौन करता है, ढूंढाड़ को, तो उन सब एरियाज को अपन ने देखा। तो एक वोकेब वाला टॉपिक। उसके बाद में राजस्थान की जो लोकेशन है उसमें फिजिकल डिवीजन या भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश एक तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव देखा था वीसी मिश्रा सर वाला, तो वीसी मिश्रा सर के अकॉर्डिंग 7, और बाकी एक जनरल जो देखा उसमें 4, जिसमें 2 बेस होते हैं रिलीफ फीचर और क्लाइमेट।
तो रिलीफ फीचर या उच्चावच के अकॉर्डिंग कितने भौतिक प्रदेश हैं? 3, और क्लाइमेट के बेस पे 1 है जो कि डेजर्ट है। अब इन फिजिकल डिविजन्स की, इन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की क्लाइमेट कैसी है, तो हर एरिया में अपने को पता है कि जलवायु अलग अलग है। राजस्थान के आपको ध्यान हो, चारों भौतिक प्रदेशों के नीचे अपने क्लाइमेट लिखा था लास्ट पॉइंट, जिसमें डेजर्ट में 2 क्लाइमेट थी, एरिड एंड सेमी एरिड। अरावली में सब ह्यूमिड, मैदान में ह्यूमिड, और हाड़ौती में वेरी ह्यूमिड। तो राजस्थान के 4 फिजिकल डिवीजन में क्लाइमेट जोन कितने हैं? 5। तो राजस्थान के अंदर जो जलवायु वाला टॉपिक है, तो इसमें क्लाइमेट क्लासिफिकेशन अपने को कवर करने हैं, जिसमें सामान्य वर्गीकरण में तो राजस्थान की जलवायु कितने भागों में? 5। और जब व्यक्तियों के नाम आएंगे तब 4, जैसे कोपेन के अकॉर्डिंग 4, ट्रिवार्था के अकॉर्डिंग 4, थॉर्नथवेट के अकॉर्डिंग 4। एक 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, गला बैठ गया, पानी से ज्यादा बैठ रहा है, ठंडा है पानी। ये तो वो है जो संगीत वाले रियाज करते हैं, वो लेते हैं। ये जो आपने दिए ना, ये मेरे को याद है, मेरा एक स्टूडेंट यहीं स्प्रिंग बोर्ड के पंजाबी गाने गाता है, एक स्टूडेंट, वो भी यही टेबलेट रखता है, उसने मेरे को दी थी उस टाइम। हालांकि उस वाला जो है, ये आप वाला पाउच अलग है, उसका अलग था। थैंक यू। वापस खड़ा हो रहा है गला। ये क्या होता है, इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं गले में। अब धीरे धीरे कई बार बोलते बोलते आदमी, जो 2 होते हैं, जो आगे वाले पार्ट से बोलता है ना, उसका गला लंबे टाइम तक चलता है। अब धीरे धीरे बोलते बोलते हमें आदत क्या हो जाती है, आवाज को थोड़ा सा भारी करने के लिए, जैसे ये हैबिट में आ जाता है, ये कोई जानबूझ के नहीं होता। जो इंसान नीचे वाले से वोकल कॉर्ड को ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो अगर खराब हो जाते हैं तो बाद में धीरे धीरे आवाज बैठ जाती है। जैसे अब हमारे जो नीचे वाले जो वोकल कॉर्ड्स हैं, वो ज्यादा काम में आ रहे हैं, तो इसका मीनिंग बोलते बोलते कई बार आवाज बिल्कुल ही चली जाती है, जैसे अभी चली गई। और ये लंबे टाइम तक ऐसा करने पर ये परमानेंट चली जाती है। ये सही बातें हैं, ये है, सब इलाज खा लिए। हाँ, ये साइलेंट रहने से होगा। क्लासेस हैं, 11 घंटे होती हैं, 11 लगभग 11-12 घंटे। हिमालय जाएंगे एक बार, रुक जाओ, ट्रक भर रहा है एक बार। ट्रक भर के बाद में जाऊंगा हिमालय। हाँ, 2000 वाले है ही नहीं, अपने तो सारे फेयर हैं, 30% टैक्स वैक्स सब कुछ दे दिया के। फर्जी वाले थोड़ी ना है कि नोट उछाल है। मेरे पास बहुत जुगाड़, मैं अपने आप लगा दूंगा। आप आओ, देखो एसआई की नौकरी बहुत बढ़िया होती है, ये देखो आप। उसके लिए जलवायु का टॉपिक बहुत जरूरी है आपके लिए।
तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक अपना क्लाइमेट, जिसमें एक तो ये देखेंगे मीनिंग ऑफ क्लाइमेट क्या है, जलवायु क्या है। फिर नेक्स्ट क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु कैसी। हम कई पश्चिमी राजस्थान वाले वो तो कहेंगे ठीक नहीं है, सदर्न राजस्थान और पूर्वी राजस्थान वाले कहेंगे ठीक ठाक है। तो सेकंड रहेगा हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। या क्लाइमेट ऑफ राजस्थान लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए आगे। तो पहला तो रहेगा मीनिंग ऑफ क्लाइमेट, जलवायु क्या, यानी इस ये जो सब लिखा हुआ इसका अर्थ क्या होगा। मीनिंग ऑफ क्लाइमेट। सेकंड, राजस्थान की जलवायु कैसी, हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। फिर जलवायु को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन से हैं, जो कि इंडियन ज्योग्राफी मैडम ने लिखवाए होंगे आपको। क्लाइमेट वाला हुआ है क्या टॉपिक, नहीं हुआ। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। क्लाइमेट अफेक्टिंग फैक्टर्स, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो क्लाइमेट इफेक्टिंग जो फैक्टर्स हैं, तो उन फैक्टर्स को देखेंगे। क्लाइमेट इफेक्टिंग फैक्टर्स। उसके बाद में चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा जलवायु वर्गीकरण। यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके जनरली। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, जो कि भी मैंने बताया था, एक तो जनरल क्लासिफिकेशन होता है, उसमें तो टाइप कितने रहेंगे जलवायु के 5, और व्यक्तियों के नाम आते ही 4। तो जिसमें 3 व्यक्तियों के वर्गीकरण कोपेन, ट्रिवार्था और थॉर्नथवेट। जलवायु वर्गीकरण के बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, जलवायु वर्गीकरण के बाद में नेक्स्ट पॉइंट रहेगा जलवायु ऋतु वर्गीकरण। यानी क्लाइमेट के अंदर अपने कई प्रकार की ऋतुएं होती हैं, और ये हर साल अपन देखते हैं। ये एक ऐसा पोर्शन होता है जिसको हम हर साल महसूस करते हैं, फील करते हैं। तो इसका मीनिंग वो चीजें जो किताबों में अपने को कम और समझनी ज्यादा होती। जैसे कि अभी जब टेम्परेचर बढ़ता है मार्च से लेके जून तक, देखो जहां तक प्रयास हो ठीक करता हूं एक बार में। आप तो कोई आदमी की हिम्मत टूट रही हो तो उसको तोड़ और दो। आप लोगों को तो कहना चाहिए कम ऑन सर। तो जो जलवायु ऋतुएं हैं, ये जलवायु ऋतु या सीजन्स हैं, ये मुख्यतः हिंदी में तो अपन पढ़ते हैं 6 ऋतुएं पढ़ते हैं अपन। ज्योग्राफी में आती हैं 4, क्योंकि अपने यहाँ भावनाओं वाली या जो फीलिंग वाली है उनको नहीं लिखा जाएगा। जिनमें हिंदी की कविताएं लिखी होती है ना, हेमंत और बसंत, तो अपने हेमंत बसंत का कोई काम नहीं, अपने को जैसा दिखता है वैसा ही लिखते हैं। जैसे गर्मी दिख रही है, गर्मी महसूस हो रही है, तो अपन लिख देंगे ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन। समर के बाद में जैसे टेम्परेचर अधिक हो जाता है, एयर प्रेशर लो होता है, उस समय अपने क्या आता है मॉनसून, तो इसका मीनिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन के बाद में जब अपने को सर्दियां महसूस होती हैं तो विंटर सीजन। लेकिन रेनी सीजन और विंटर सीजन के बीच में एक सुहावना मौसम होता है,
उसको कहते हैं ऑटम सीजन या शरद ऋतु। तो शरद ऋतु को तो मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट ने 2010 से मान्यता दी है, वरना पहले ऋतुएं 3 ही थी। गर्मी लग रही है तो ग्रीष्म ऋतु समर सीजन, सर्दियां लग रही हैं तो विंटर सीजन, और अगर बारिश हो रही है तो रेनी सीजन। तो गर्मी की ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। अब एक जो वर्षा ऋतु जानने के बाद में और सर्दियां आने से पहले एक सुहावना मौसम होता है, लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास, जिस समय घर वाले कई बार कहते हैं ना कि अपने बहन भाई की शादी करनी और अपने से राय ले लेते हैं। जनरली तो लेते नहीं है, लेकिन गलती से कई बार ले लेते हैं कि भाई शादी कब से करें, तो अपन राय देते हैं भाई नवंबर में या फिर फरवरी में। तो फरवरी भी ठीक ठाक महीना होता है, ना तो बहुत गर्म ना बहुत अधिक ठंडा। तो इसका मीनिंग ये जो सुहावना मौसम होता है अक्टूबर नवंबर वाला, इसको कहा जाता है ऑटम सीजन, जो सितंबर के बाद और मुख्यतः दिसंबर की सर्दियों से पहले का जो समय होता है लगभग 2 महीने का, वो ऑटम सीजन के रूप में। मेरी घंटी से बज रही है। जाओ आप लोग जाओ। अब ये ईश्वर का इशारा है कि बस